नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। जैसे मैंने कहा था कि आपके लिए जल्द लेके आऊंगा मैं आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 हल सहित। ये सीबीएसई का है प्यारे बच्चों। इनकी साइट पे आपको इंग्लिश माध्यम में मिलेगा, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी माध्यम में लेके आ गया हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, समय 2 घंटे, अधिकतम अंक 40। प्यारे सामान्य निर्देश ये आप जरूर इस वीडियो को रोक के जरूर पढ़ लेना। सामान्य निर्देश क्या है? जो प्रश्न पत्र है 5 खंडों में दिया गया है। क ख ग घ अंग। ठीक है, क में 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है, 40 शब्दों में देने हैं, 2 अंक के हैं। 6 से 8 प्रश्न हैं, 80 शब्दों में देने हैं, 3 अंक के हैं। ठीक है, इस वाले में 5 अंक वाले हैं, इस वाले में स्रोत आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए टाइम इधर उधर वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई आदर्श प्रश्न पत्र टर्म 2 2021-22 हल सहित। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई के द्वारा दिया गया है तो जल्दी से पढ़ते हैं। ठीक है, सीधा हो जाओ अच्छे से। ठीक है, असहयोग आंदोलन भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में कैसे फैला? तो असहयोग क है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बैक बेंचर तो यही चाहते थे। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है? क, देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन विदेशी मुद्रा में योगदान देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई वहां से आता है, अमेरिका से आएगा तो हमारे पास डॉलर आएंगे, कहीं से भी लोग आएंगे तो हमारे पास डॉलर लेके आएंगे, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है। ठीक है, बहुत से लोग सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अंबानी वगैरह यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, टेस्ला वगैरह यहाँ पे भी काम करना चाहती है, तो इस तौर पर भी पर्यटन होता रहता है। पर्यटन स्थानीय हस्तलिपि को सहायता प्रदान करता है। घ है, विदेशी पर्यटन भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फटाक से। ठीक है, 3 पे चलते हैं। 3 में दिया गया है, एक दलीय और द्विदलीय व्यवस्था में अंतर कीजिए। एक दलीय व्यवस्था वे देश जहां सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है उसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही सरकार चलाने की अनुमति है। और चीन क्या, अभी जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया में, रूस में भी, वहां पे भी एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है। व्लादिमीर पुतिन वहां के अभी तक राष्ट्रपति, जब से मैं उनको जानता हूँ, मतलब जब से मैंने उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की और द्विदलीय वे देश जहां आमतौर पर दो मुख्य दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने के दावेदार होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। अरे भारत क्यों नहीं है भैया? भारत भी इसमें, इंडिया अपना प्यारा भारत ले सकते हैं। ठीक है, प्यारा भारत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पाकिस्तान गलती से मत लिख देना, वहां पे सैनिक शासन भी कई बार आ जाता है। हाँ ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को उल्लेख कीजिए। बैंक का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी जारी करता है। भैया नोट यही छापते नहीं है, लेकिन जारी यही करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायिक और व्यापारियों को ही ऋण देने का मुहैया न करे। कहने का यह मतलब है खाली नीरव मोदी जैसे बंदों को पैसा न दे, वो लेके भागे ना, कुछ ऐसे किसान को दे जो हम देश के लिए काम कर रहे हैं, कर्जदार को भी ऋण देता रहे, मतलब छोटे मोटे किसानों को भी वो लोन देता रहे। नीरव मोदी को लेकर ना दे कि वो हमें लेके हमारा पैसा भाग जाए। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए तालिका को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 2015-16 में उत्पाद मिलियन टन में किया गया। भारत में तैयार इस्पात का कुल उत्पादन है 15-16 में 106 मिलियन टन। पॉइंट वाला तो छोड़ दो, आगे पीछे ही चल रहा है। 2016-17 में 120 मिलियन, 2017-18 में 126 मिलियन, 2018-19 में 101 मिलियन, 2019-20 में 102 मिलियन। मतलब बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे मतलब कम हुआ और यहाँ पे ठीक ठाक सी एवरेज से आ गई। तो 0.51 2015-16 और 2019-20 के आंकड़ों की तुलना करें। 15-16, 19-20 के आंकड़ों की तुलना करें तो वर्ष 2019-20 में स्टील के उत्पादन की कमी का कोई एक कारण बताएं। मतलब अपने मन से आपको कारण बताना है। तो क्या है? उच्च लागत हो सकता है। उच्च लागत की वजह से कोयले में सीमित उपलब्धता हो, श्रम की कम उत्पादकता हो, मतलब जो मजदूर हो अच्छे क्वालिटी के ना हो, कम उत्पादन कर रहे हैं। ऊर्जा की नियमित आपूर्ति कह सकते हो,
ठीक है, तो कई प्रकार से अपने तरफ से आपको रीजन बना के देने हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5.2 में दिया गया है, इस्पात के उत्पादन और खपत को देश के विकास का सूचकांक क्यों माना जाता है? इस्पात का उपयोग रक्षा, चिकित्सा, वैज्ञानिक उपकरण आदि विभिन्न स्थानों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यह निर्यात के लिए आवश्यक है। यह देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी प्रदान करता है आपका। ठीक है, तो आ जाते हैं ख पे, फटाक से आ जाते हैं प्यारे बच्चों। खंड ख आपका हो गया खत्म, समाप्ति। तो जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, उम्मीद है कि मैं ये चाहता हूँ कि कम समय आपको ज्यादा बता सकूं, और सीबीएसई का आदर्श पत्र है, इसके जितने आंसर आप जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके पास। प्रश्न नंबर 6, अधिकांश ग्रामीण परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। अनौपचारिक का मतलब किसी से भी कर्जा लेके काम चला रहे हैं, बैंकों से नहीं ले रहे हैं, मतलब लिखा पढ़ी करके। ऐसा रीजन क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सीमित है, बैंक कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कागजात संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है, मतलब यहाँ साइन करो, वहां भरो, ये करो, ये भी समस्या उनके सामने। ऋणधारी की उपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिसमें गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। ऋण अनुपलब्धता, बहुत ही कम बैंक देते हैं कि भाई गरीब है तो उसको लोन ही मत दो, ऐसा होता है ज्यादातर। ग्रामीण लोगों को अनौपचारिक माध्यम में अमीर परिवार द्वारा आसान तरीके से ऋण मिल जाता है, जो कि उनको बैंकों से ऋण लेने में रोकता है। ठीक है, अब वहीं पे जमींदार, जैसे जमींदारी कह सकते हो, जमींदार के पास जाएगा तुरंत उसको कर्जा दे देगा, लेकिन अगर बैंक के पास जाएगा तो ये यहाँ साइन करो, वहां साइन करो, ये करो, वो करो, पता नहीं देना भी चाहता है कि नहीं भी देना चाहता। ये भी सीन है कि वो अनौपचारिक तरीकों पर ज्यादा निर्भर है। तो स्वयं सहायता प्यारे बच्चों दिखाई तो दे रहा होगा ना, उम्मीद है। स्वयं सहायता, अरे यार पसीने बहुत हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों के लिए ऋणधार की कमियों की समस्या को दूर करने के लिए किस प्रकार सहायता करता है, समझाइए। लोग विभिन्न उद्देश्य के लिए समय पर कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह नियमित रूप से बचत करते हैं, जिसका प्रयोग वित्तीय सहायता करने के लिए किया जाता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी जमानत या ऋणधारक के छोटे ऋण ले सकते हैं। मतलब कि आपस में जो कमेटी बनाई जाती है ना, वो कमेटी का यहाँ पर्पस दिखाया गया, कमेटी किस प्रकार से काम करती है। प्रश्न नंबर 7, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश स्वराज के विचार को दूसरे तरीके से व्याख्यात किया और असहयोग आंदोलन में अलग तरीके से भाग लिया। इस कथन की औचित्य सिद्ध कीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 में चलते हैं। इसमें क्या है, 1920 में आंध्र प्रदेश, 1920 में इस वाले से करते हैं, 1920 में को चलते हैं। 1920 में आंध्र प्रदेश में गुटेम पहाड़ियों में उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैला। आदिवासी किसान औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध थे। औपनिवेशिक जो अंग्रेजों ने लगा रखे थे हमारे ऊपर। आदिवासी किसानों के नेता लल्लूरी सीताराम राजू असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे और उन्होंने लोगों को खादी पहनने के और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बलपूर्वक के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोही ने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की और स्वराज पार्टी के लिए गोरिल्ला युद्ध चलाया। ठीक है, इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, परीक्षण कीजिए। जो मैं आपका सिलेबस करा तभी मैं कह रहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों को एक दिशा देते हैं, ठीक है। और घ पे चलते हैं। ये दल के देश में कानून का निर्माण भूमिका निभाते हैं, कानून निर्माण के निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल नेताओं को चुनते हैं, उसे प्रशिक्षित करते हैं। ये नेता चुनाव जीतने के बाद सरकार में मंत्री बनते हैं, ठीक है। चुनाव हारने के बाद विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं और सरकार की कमियों को उजागर करते हैं। मतलब विपक्ष का भी रहना हमारे उसमें बहुत ही जरूरी है। खंड ग पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। खंड ग में क्या दिया गया है, आप अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र में क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है। अपने अंदर क्षमता पैदा करना ही लोकतंत्र की क्षमता का परिणाम है। बहुत अच्छी बात है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कथन का समर्थन उदाहरण सहित कीजिए। अरे देखो, समर्थन मैंने पहले की थे, लेकिन आपको इसमें उदाहरण देके करना है। लोकतंत्र में उम्मीद होती है कि निर्णायक कायदे कानून के अनुसार होंगे। बहुत अच्छा। लोकतंत्र सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनने और खुद को उसके जवाबदेही बनाने वाली कार्यविधि को भी विकसित कर लेती है।
लोकतांत्रिक सरकारें जवाबदेह, न्याय संगत और पारदर्शी होती है। लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता अपने शासकों को चुनने का अधिकार रखते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र सरकारों द्वारा चुनी और चलाई जाती है लोगों के द्वारा। इसमें अथवा में क्या पूछा गया है? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के विचार पर भारी समर्थन है। इस कथन का समर्थन पूर्ण उदाहरण देकर दीजिए। इस कथन का समर्थन उदाहरण देकर कीजिए। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों को अपनी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार लोगों की अपनी सरकार, मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार तो लोगों की ही सरकार है, ये कहने का मतलब है। दक्षिण एशिया में लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। जैसे कि हम मोदी का चाहते हैं, मोदी का चल रहा है। दिल्ली में केजरीवाल चाहते हैं, केजरीवाल का चल रहा है। फिलहाल उन्होंने 200 यूनिट बंद करने की वादा कर रखा है। बाकी देखो क्या होता है, मतलब की घोषणा की है, वादा नहीं। तो दक्षिण एशिया में घ पे चलते हैं। दक्षिण एशिया के देश लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार चाहते हैं। वे मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, लोकतंत्र में वैध शासन व्यवस्था और अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को सरकार चुनने और बनाने का अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र अपने नागरिकों को स्वतंत्रता और असीमितता प्रदान करता है। लोकतंत्र चर्चा और बातचीत का विचार आधारित है। उदाहरण भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। अरे पाकिस्तान कहां से आ गया ये? ठीक है, वहां पे देख रहे हैं, अभी इमरान खान को हटा दिया गया बेचारे को। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? जैसे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसमें क आते हैं। क में लिखा गया है सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी में विकास एक मुख्य कारक है जिसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया गया है। ठीक है। ख है वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। ग है दूरसंचार सुविधाएं, टेलीफोन, टेलीग्राम, स्मार्ट मोबाइल फोन, फैक्स, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, ईमेल, वॉइस मैसेज का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है। घ है ये सुविधाएं संचार उपग्रह द्वारा सुगम होती हैं। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रवेश और प्रयोग हो गया है, जिससे आप विश्व के बारे में जान सकते हैं। जो कुछ भी जानना चाहते हैं आसानी से मिनटों में जान सकते हैं। गूगल बाबा आपको लॉकडाउन में कोई भी आपके सिलेबस का आंसर था, गूगल बाबा उसका जवाब दे रहे थे। गूगल बाबा को पता भी नहीं था, लेकिन वो आपका आंसर बता रहे थे। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में आप किसी भी सूचना का आसपास आदान प्रदान कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाओं को उत्पादन में को पूरे देश और दुनिया में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका अगर अथवा में देखिए, अथवा में किस प्रकार से भारत के उसके लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन कीजिए। मतलब भारत के लोगों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। आप देखेंगे हम वेस्ट की तरफ ज्यादा खींचते हुए चले जा रहे हैं, ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। हमें कोका कोला, ठीक है, एडिडास और टेस्ला जैसी चीजें ही चाहिए। हमें इंडियन ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर की तरफ खींचते चले जा रहे हैं, ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। ठीक है, तो क में देखेंगे इसमें अरे इन्हें टॉ तक दे रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क पढ़ते हैं। क में क्या दिया गया है? देखो क में दिया गया है वैश्वीकरण के स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप उपभोक्ता को लाभ होता है। हाँ, इससे तो हमें लाभ होता है, तो लाभ तो होता ही है। पहले देखो एयरटेल और वोडाफोन ने दिमाग की दही लस्सी कर रखी थी, लेकिन जियो भैया आते ही डाटा इतना सस्ता हुआ कि हम आटे की तरह खाने लगे उसको। ठीक है, आज भारतीय उपभोक्ता के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है। बहुत अच्छा, पहले से आज ज्यादा विकल्प हैं। लोग अनेक उत्पाद की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब कि हम कम पैसे देके ज्यादा अच्छा माल इस्तेमाल कर रहे हैं। प्यारा बच्चों, लोगों के जीवन में पहले से अधिक उच्च स्तरीय जीवन अवसर हुआ है। मतलब हम पहले से ज्यादा झकास तरीके से रह रहे हैं। भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है। लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हुए। अगर आपको बताऊं तो मेक इन इंडिया, ठीक है, इंडिया जो आपका प्रोग्राम मोदी जी चला रहे हैं वो यही है कि जो टेस्ला है ना, अगर आपकी 30 लाख की कार मिल रही है तो मोदी जी कह रहे हैं कि इसका 100% टैक्स लगाएंगे, उसको हम बेचेंगे 60 लाख में। मतलब 30 की हाँ 60 में बेचेंगे,
या तो मेरे ख्याल से एक वो 35 ही किया, मतलब 70 में, कहने का मतलब 100% टैक्स लगा रहे हैं उस पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इलोन मस्क हैं वो चाइना में टेस्ला बना के इंडिया भेजना चाहते हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं हम बहुत कुछ टैक्स कम कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आप टेस्ला बना रहे हैं आप इंडिया बनाइए, मेक इन इंडिया में। इससे क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और हमें रोजगार प्राप्त होंगे और नई नई टेक्नोलॉजी हमें सस्ते में अच्छी मिलेगी। और जो ये काम कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं इलोन मस्क की ऐसी की तैसी, आइए इंडिया में कार बनाइए, ठीक है। शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से हुई है। नोएडा, अरे नोएडा गुड़गांव जैसे नए आधुनिक व्यावसायिक शहरों का निर्माण हुआ है। नोएडा और गुड़गांव, नोएडा आपका है उत्तर प्रदेश में, गुरुग्राम है आपका हरियाणा में। ये दोनों अपने ही नाम से जाने जाते हैं, कहीं ये उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा के नाम से नहीं, ये दोनों अपने ही लेवल के नाम से जाने जाते हैं। ये अच्छी बात है। स्थानीय कंपनी की समृद्धि हुई है। वैश्वीकरण में कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में भी उभरने के योग्य बनाया है, जैसे टाटा मोटर्स। वाह मुन्ना वाह, बहुत अच्छी कंपनी है टाटा मोटर्स। जिंदगी में कभी गाड़ी लेंगे तो टाटा मोटर्स की। कीवा वीवा जो किया होते हैं ना, किया KIA, पता नहीं लोग किया कि क्यों ही लेते हैं। अगर मेरा बस चले तो फोन तो फिलहाल चाइनीज है, इंडियन भी लेना स्टार्ट कर देंगे। इंफोसिस वाह, रेबेनिक्स, एशियन पेंट, सुंदरम फार्बन्स आदि, ये मोस्ट इंटरनेशनल कंपनियां बन चुके हैं। टाटा मोटर्स सबसे टॉप पर है, ठीक है। रतन टाटा जी कितना उन्होंने दाम देते हैं, इनकी पूछने की बात ही क्या है। टॉप पे आते हैं। ट से टमाटर, वैश्वीकरण में सेवा प्रदात कंपनियों, विशेष सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया गया है। प्रशासन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। प्रकाशन और कॉल सेंटर ना। चलो आगे चलते हैं। उम्मीद है चीजें, एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण तो पढ़ के रखना, अगर 8 से लेंगे तो आगे जाके तो बार ये चैप्टर ही एक है। खंड ख, स्रोत आधारित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। कम समय में ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से स्रोत आधारित प्रश्न ये वाला नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को रोक के स्रोत खुद पढ़िएगा, इसके प्रश्न उत्तर पे आगे हम चलते हैं, बातचीत करते हैं। गांधी जी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म मानते थे, क्यों मानते थे? गांधी जी अहिंसा को एक दर्शन और जीवन के आदर्श के रूप के तरीके में अपनाया। उन्होंने उनके अनुसार अहिंसा का दर्शन कमजोरों का हथियार नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे सभी आजमा सकते हैं, ठीक है। जो अहिंसा है वो ये नहीं, जो कमजोर व्यक्ति है वो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, ये है कि जिसके हर कोई आजमा सकता है अहिंसा, ठीक है। तो गांधीवादी सत्याग्रह को उनके दर्शन में विश्वास रखने वाले लोगों ने कैसे लिया? सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रह अपने पुत्रों का कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने पुत्रों का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। गांधीवादी सत्याग्रह को अन्याय के विरोध का एक नया तरीका माना गया। क्यों? मतलब सत्याग्रह क्यों माना गया? क्योंकि गांधी जी के आने से पहले सभी तो लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या इस वाले में? पॉइंट नंबर क में देखते हैं क्या हुआ। सत्याग्रह के विचार से सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार प्रतिशोध की भावना का, आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के माध्यम से ही युद्ध जीता जा सकता है। वे कहते हैं कि इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उनका स्पष्ट मत था कि उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सत्य को सहज भाव से स्वीकार करना। कहने का मतलब सत्य को सहज भाव से स्वीकार किया जाए, उनका ये टारगेट था प्यारे बच्चों, ये कहना चाहते थे वो, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन करे ही क्या प्यारे बच्चों, इसकी एक चीज तो पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़े, इसको पढ़ लेते हैं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, तब से पृथ्वी का विनाश कर रहा है। उसने विभिन्न संचार माध्यम का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार के दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह
प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाकघर संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है, मतलब भारत का डाकघर संचार सबसे बड़ा संचार तंत्र है अपने लेवल पे। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफे बंद चिट्ठियां पहली श्रेणी की डाक समझी जाती हैं तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इसके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इसे राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से भी जाना जाता है। चलो ये हमने पढ़ लिया, स्रोत थोड़े से पढ़ लिया। प्रश्न नंबर इसके 12.1 देखते हैं। भारतीय डाक संचार तंत्र की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसने देश के संचार में सामाजिक आर्थिक विकास में संलग्न होने में मदद की है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि का संचालित करती है। बड़े शहरों में, नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग अपनाए गए हैं, जिसे राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारतीय चैनल, दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं मोस्टली वहीं से उठा लिया गया है इन्होंने। डाक संचार माध्यम से साधारणतः डाक, स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, मनी ऑर्डर। अरे मनी ऑर्डर आज भी लोग भेजते हैं क्या? आज तो यूपीआई से हो जाता है, जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती हैं। चलो अच्छी बात है, बात की बात है। प्रश्न नंबर 12.2 जनसंचार और व्यक्तिगत संचार के बीच अंतर कीजिए। जनसंचार मानव को मनोरंजन को बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूकता करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिका, किताबें तथा चलचित्र, सिनेमा सम्मिलित हैं। जबकि व्यक्तिगत संचार केवल 2 व्यक्तियों अर्थात व्यक्ति से व्यक्ति के बीच ही संबंधित हो। जब 2 लोग फोन में बात करें तो बात है, और वो वाला सिनेमा वाला सीन की बात चल रही है। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, ज्यादा तेज बोल रहा हूँ ताकि कम समय में ज्यादा चीजें मैं बता सकूं। प्रश्न नंबर 13 मतलब 12.3 में आते हैं। एक राष्ट्र के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण कीजिए। राष्ट्र के संचार का महत्व के लिए निम्नलिखित प्रकार है। संचार एक माध्यम से जैसा समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, टेलीफोन, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट, डाक, तार आदि राष्ट्र के लोगों को आपस में जोड़ के रखते हैं। इसका महत्व का बहुत अच्छा है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता को आम भूमिका संचार और उसके साधन को निभाई है। यह लोगों के मनोरंजन, ज्ञान, व्यवसाय और व्यापार का मुख्य साधन है। खंड ड पे आ गया, ड से डमरू। अंग खाली वाला है प्यारे बच्चों। चलो तो प्यारे बच्चों लगातार 22 मिनट तक बोलते रहना। आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन थोड़ा सा ही तो आसान है। चलो आगे पढ़ते हैं। मानचित्र को ध्यान से देखिए। मानचित्र में क्या पूछा गया है उसको आंसर दीजिए। ठीक है, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में दी गई, और याद रखना पूरा हमारा ये कश्मीर है। ठीक है, ये पाकिस्तान को पता चले तो यहाँ तक हमको घेर लेना चाहिए, थोड़ा सा नहीं। चलो अभी ये नहीं करते, फिलहाल अभी तक हमारा इतना ही रहेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या करते हैं मोदी जी। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से ए के रूप में नीचे चिन्हित स्थान को पहचान कीजिए और उसके आसपास उसका सही नाम लिखिए। वह स्थान जहाँ हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था। हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त किया था, पॉइंट ए की जगह आपको लिखना है। चोरा चोरी याद है ना, वो वाला कांड। ठीक है, तो आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या है। भारत के इस रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए। नाम रूप थर्मल प्लांट, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखो पहला का अंदर चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में है प्यारे बच्चों, और दूसरा है नाथुराम थर्मल प्लांट कहाँ पे है? असम में, और नोएडा सॉफ्टवेयर नोएडा में, अमृतसर में। ठीक है, अब ये देख सकते हैं नोएडा आपका दिल्ली के पास भिड़ा दोगे तो नोएडा आपका वहीं मिल जाएगा। अमृतसर तो आपको पता है पंजाब के आसपास होना चाहिए। ठीक है, और असम कहाँ होगा आपका? तो असम में होगा, असम यहाँ पहुंचा देंगे। ठीक है, इसके बाद ये प्यारे बच्चों खत्म हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आदर्श प्रश्न पत्र यू लाइक का मैं इसका ये वीडियो समाप्त होने के बाद, ठीक है, 9 से 10 बजे तक मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा प्यारे बच्चों, ताकि 20-20 मिनट की वीडियो बनाने से अच्छा है कि आप लोग इसे खुद एक बार रीड कर लें कि यू लाइक ने भी किस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस टेंशन मत लेना, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा। हाँ, लेकिन इसका वाला तो पूरा वीडियो ही बन गया, अब इसका ही क्या ही चाहिए। उम्मीद है इससे आपको काफी मदद मिली होगी, और मिलेंगे अगली क्लास में।
तो वीडियो काफी लंबी होगी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं से 20 क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।